चलिए आज हम लोग मॉक टेस्ट 9 करेंगे। ठीक है, इसमें एसबीआई और आईबीपीएस के इंपॉर्टेंट सेट्स डाले गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या चीज का, देखो वर्ड यहां पर एक फ्रेज को बोल्ड किया गया है, आपको बताना है ये सही है या गलत है ना। अगर ये सही है तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, और अगर ये गलत है तो कौन सा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, यही ना करेंगे। तो देखो अब ये बताओ कि जो दिया गया था वो सही दिया गया था या गलत दिया गया था। तो क्या है, ये ऑलरेडी जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब कहाँ आना चाहिए, तो इसको आना चाहिए यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब के बीच में, है ना। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप इस एडवर्ब को लिखते हैं, इसलिए जो यहां पर दिया गया ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। हुआ क्या, आ रही है बात समझ में। अब देखो ये भी देखिए ऑलरेडी कहां है, एडवर्ब लास्ट में दिया गया है, खत्म हो गया। अब ये तीन ऑप्शन है, अब इसमें बिगैन है ऑलरेडी। अब जब आप ऑलरेडी लिख रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये दोनों सही जगह पर ऑलरेडी है, हैव होगा या हैज होगा ये आपको बताना है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री है सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए इसमें हैव हो गया गलत। तो करेक्ट आंसर इज बी, द बैंकिंग इंडस्ट्री हैज ऑलरेडी बिगन इनकॉर्पोरेटिंग ब्लॉकचेन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखोगे, दूसरा क्वेश्चन इसका जवाब आप दे सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहां पर लिखा है रादर थिंकिंग कैन नॉट बी गिवन, ये सही है या गलत है बताइए जल्दी से, जल्दी बता दीजिए। थॉट्स आर हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में थॉट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। रादर थिंकिंग, तो रादर के साथ देन लगेगा ना, किसके बजाय, तो रादर के साथ ये देन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, हो गया। चलिए अब नया क्लाउज शुरू करना है। एक क्लाउज ये हो चुका है हमारा C1, दूसरा क्लाउज शुरू करेंगे तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए, ये कंजंक्शन रहा हमारे पास। अब कौन सा गलत लिखा है ये देखोगे तो ये मेयरली जो एडवर्ब लिखा गया ये मॉडल के पहले लिखा गया, जो कि गलत है। कहाँ होना चाहिए, इसको यहां लिखा जाना चाहिए, है ना। मस्ट मेयरली नॉट गिव, ये मेयरली एडवर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होना चाहिए, अभी हम लोग पढ़े थे ऐसा, इसलिए पहला नंबर और दूसरा नंबर हो गया गलत। आ रही है ना बात समझ में। अब देखोगे तीसरा और चौथा में यहां पर येट मेयर थैंकिंग शुड नॉट, नॉट के बाद कोई वर्ब ही नहीं है, ये वर्ब ही नहीं है तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा कुछ भी, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी। क्या हो गया, थॉट्स आर हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में थॉट्स क्या है, हेल्पफुल है। आगे बट कंजंक्शन नया क्लाउज शुरू किए, महज थिंकिंग ये हो गया जेरंड, और इस जेरंड के लिए आप ये लिखे एडजेक्टिव। बस मेयर थिंकिंग कैनॉट गिव, महज जो है सोचना केवल नहीं दे सकता है, ये हो गया आगे ऑब्जेक्ट का हिस्सा। ठीक है, हो गया, बोलिए। चलिए तो आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक दिवाली ऑफर का एक बैच आया है जो कि 30 नवंबर को स्टार्ट होगी। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। इसमें ऑनलाइन बैच में जो कि फी 5,999 हुआ करता है अभी तक, ये मात्र आपको 999 रुपये में अवेलेबल होगी, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन में पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट करा दिया जाएगा, डाउट सेशन होगा, और 16 बुक्स ऑफलाइन में प्रोवाइड किया जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और फुल टेस्ट भी होगा, वीकली फुल टेस्ट भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Predicting how an industry will fare further down the line has never been more difficult because of the swift changes brought on by technology, and with such swift changes comes uncertainty। ये पार्ट आपको देखना है, ये पार्ट सही है या गलत बताइएगा, ये पार्ट सही है या गलत बताओ। तो इसके ये सही है या गलत, अगर सही है तो ऑप्शन नंबर 5, और अगर गलत है तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे,
कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दो क्या आंसर होगा। इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढता हूं। ये हुआ जेरंड जो है, यही तो सब्जेक्ट है हमारा। ये जो जेरंड है यही सब्जेक्ट है। प्रेडिक्ट करना कैसे इंडस्ट्री जो है आगे फर्दर डाउन द लाइन क्या करेगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट के लिए चाहिए वर्ब, तो ये प्लूरल नहीं होगा क्योंकि जेरंड जो सब्जेक्ट है हमेशा सिंगुलर होगा। जेरंड को क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए 1 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ द स्विफ्ट चेंजेस ब्राउट ऑन बाय टेक्नोलॉजी एंड विथ सच स्विफ्ट चेंजेस कम्स अनसर्टेनिटी। ये आपको प्रेजेंट दिख रहा है आगे भी, इसका मतलब घटना पास्ट की नहीं है, तो ये हैड को हटा दो, हट गया, 3 ऑप्शन कट गया। अब बच रहा है 2 नंबर और 5 नंबर। मोस्ट डिफिकल्ट अगर लिखेंगे तो हमें आर्टिकल द प्रोवाइड करना पड़ेगा जो नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2 नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब जो दिया है वह क्या है? सही है। देख लो, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ये देखिए एडवर्ब, ये देखिए बीन, यहां पर मेन वर्ब बी फॉर्म में। क्या है? ज्यादा डिफिकल्ट है। सही हो गया सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। As we settle into another long summer, I am finding, as we settle, ये कंजंक्शन V1 प्रेजेंट इंडिफिनिट में, जैसे ही हम लोग दूसरे लॉन्ग समर में सेटल हो रहे हैं तो क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, नया क्लाउज शुरू कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट रहा, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये इस गलत, बाकी में आई है। अब प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं तो डिड होगा नहीं, खत्म हो गया। और ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अभी जैसे ही हम लोग दूसरे लॉन्ग समर में सेटल कर रहे हैं, मैं पाता हूं मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहिए, ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया गलत। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है? ये रिसेंट पास्ट को दिखलाता है, और हमें बात रिसेंट पास्ट की नहीं बल्कि प्रेजेंट की करनी है ना? तो रिसेंट पास्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया गलत। अब ये देखो, फाइंड प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट सही है, यहां पर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट था, तो यहां पर जो दिया गया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया था। आप कंपेयर करो, जैसे ही हम लोग सेटल करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये क्लाउज भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत। तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आंसर क्या हो गया? सी नंबर। एज वी सेटल इनटू अनदर लॉन्ग समर आई फाइंड दैट, मैं क्या पाता हूं? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पाता हूं ऐसा क्या कि आई एम रेडी। आगे भी देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही स्टेटस बताया जा रहा है, हॉलीडेज के लिए मैं ऐसा पाता हूं कि मैं हॉलीडेज के लिए रेडी हूं, तो सब प्रेजेंट में लिख दिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द हॉस्पिटल, ये हो गया सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर है, तो ये V1 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। सबसे पहले इसको काट दीजिए, हॉस्पिटल है नाउन, हमें चाहिए वर्ब, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन खुद नाउन हो गया, कट गया रेस्ट्रिक्टिंग। अब ये जेरंड या बिफोर लिखा हुआ है, बिना इज एम आर वाज वर, मतलब किसी भी बी फॉर्म के बिना आप ये बिफोर कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 1, 2 नंबर और 3 नंबर देखो, एक में V5 है और ये V2 है क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? तो द नंबर ऑफ विजिटर हु कैन, जो क्या कर सकते हैं? इंटर कर सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट को। तो ये हॉस्पिटल रेस्ट्रिक्ट किया था या रेस्ट्रिक्ट करता है? द नंबर ऑफ विजिटर को, विजिटर की संख्या को जो कि इंटर कर सकते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो ये हॉस्पिटल हमेशा करता है, ये एक फैक्ट है ना? हॉस्पिटल के द्वारा किया जाने वाला काम है जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होना चाहिए, पास्ट में नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अब रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में तो हमेशा सब, बहुत लोग तो नहीं जाते हैं, लिमिटेड लोग जाते हैं, ये हमेशा होता है। हमेशा होने वाली बात को आप किस में लिखोगे? हमेशा होने वाली बात है तो आप ये क्या है? हमेशा होगा मतलब क्या है? उसका रूटीन वर्क हो गया ये हॉस्पिटल का, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना? आप कहेंगे क्या? किसी भी चीज का हैबिचुअल एक्शन को किस में दिखाओगे? किस में दिखाओगे? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिखाओगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए हमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पर है? तो सिर्फ 2 नंबर में है, ओनली बी। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, एक पाराजंबल दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट्स का कुछ सेट दिए गए हैं आपको, जो कि सही ऑर्डर में नहीं है, उनको अरेंज करके सही ऑर्डर में लाना है। उसके बाद आपको बताना है कौन सा सेंटेंस पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है ना। पाराजंबल समझ रहे हैं आप? चलिए, ये है 5 सेंटेंस जो आपके स्क्रीन पर है। ये 5 सेंटेंसेस अरेंज्ड नहीं है प्रॉपर ऑर्डर में, आपको प्रॉपर ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो ढूंढते हैं सबसे पहले कौन सा पहला सेंटेंस होगा। तो स्टार्टर को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि कौन सा स्टार्टर नहीं हो सकता है। ये भी बहुत मदद करता है हमें, है ना। आइए, द सोसाइटी ओवर द ईयर्स हैज रिकॉग्नाइज्ड वीमेन्स नीड टू लीगल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब समाज जो है कई वर्षों से ये रिकॉग्नाइज किया है महिलाओं की जरूरत को क्या करने के लिए, लीगल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, ये हो सकता है स्टार्टर, आप अभी नहीं कह सकते कि नहीं होगा। दूसरा देखिए, वीमेन वर्कफोर्स नाउ कंस्टिट्यूट्स, महिलाओं का जो वर्कफोर्स है, मतलब महिलाएं जो अब काम करती है ना, काम करने वाली महिलाएं, वह अब कितना बनाती है, कितना है वह कंस्टिट्यूट करती है। क्या कंस्टिट्यूट करती है? तो आप कहेंगे क्या कंस्टिट्यूट करती है? एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, मतलब एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा प्रतिशत किसका? टोटल वर्कफोर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आज ये हो सकता है क्या कि सेंटेंस स्टार्ट हो जाए यहां से कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से एक बड़ा परसेंटेज महिलाओं का है। हो सकता है टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, है ना। ओके, ये हो सकता है। वीमेन एग्जीक्यूटिव्स हैव टू, अब ये वीमेन एग्जीक्यूटिव्स क्या करती हैं? तो पहले तो कहेंगे वर्कफोर्स है, काम करने वाली महिलाएं कौन कौन है, तब उसमें आप एग्जीक्यूटिव को ढूंढिए, असिस्टेंट को ढूंढिए, या जिसको भी ढूंढना हो। तो ये तो बी के बाद ही आना चाहिए, सी। विमेन एग्जीक्यूटिव्स को डील करना होता है किसके साथ? रनिंग ए होम, एक घर को चलाने के लिए, डूइंग डेली कोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, रेजिंग फैमिली एंड हैंडल द टाइट डेडलाइंस एट होम एंड वर्क। मतलब इतना सारा काम महिलाओं का ऑल वर्क को दिखाया गया है इसमें। तो पहले तो कहेंगे कि काम करते हैं, जहां पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा परसेंटेज वहां पर काम कर रहा होता है। उसके बाद आप ये बात कहेंगे कि वो क्या क्या काम है उनके पास। आई बात समझ में? तो बी के बाद ही सी होना चाहिए। डी नंबर देखिए, लेकिन, तो ये स्टार्टर है नहीं, लेकिन जो ट्रांजिशन है, जो चेंज है मदरहुड, तो वह अभी भी कंटिन्यू करता है। क्या रहना? प्रैक्टिकल और इमोशनल कंसिक्वेंसेस रहना। लेकिन ये अब यहां पर ये काम तो करने लगी, महिलाएं इतना परसेंटेज में काम कर रही है। वो क्या क्या काम कर रही है बताए? पहले बताए इतना परसेंट महिलाएं काम कर रही है, ज्यादा बड़ा हिस्सा उनका। उसके बाद क्या क्या काम है उनका, बड़े बड़े काम को आप बता दिए। इसके बाद लेकिन अब बोलेंगे क्या कि मदरहुड में अगर देखा जाए तो वो अभी भी वहां पर प्रैक्टिकल और इमोशनल कंसिक्वेंसेस परिणाम देखने को मिलते हैं। ओके, इट ऑल्सो अफेक्ट्स, ये भी स्टार्टर नहीं हो सकता। ये और भी प्रभावित करता है किनको? प्रोफेशनल स्टेचर को, जब वे रिटर्न करती हैं अपने काम पर, जब वापस आती है मातृत्व के बाद, मैटरनिटी के बाद, तो उनके काम पर भी प्रभावित करता है। ऐसा लिखा गया। तो अब बताइए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि बी को अगर पहला सेंटेंस बनाया जाए टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, कि आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर देखेंगे तो महिलाएं जो काम करती हैं उनका हिस्सा, उनका हिस्सेदारी कम नहीं है, बहुत बड़ा है। तो वो क्या क्या काम कर रही हैं महिलाएं आजकल? घर चला रही हैं, और देखिए कुकिंग का काम, क्लीनिंग का काम, फैमिली को रेस करने का काम, है ना, और टाइट डेडलाइंस को हैंडल करने का काम, घर पर भी और वर्क पर भी। ये इतना काम कर रही हैं महिलाएं। तो बी के बाद सी आ गया सेकंड नंबर पे। इसके बाद थर्ड नंबर पे ए लिखो। अब क्या थर्ड कह रहा है कि समाज जो है सालों से ये रिकॉग्नाइज किया है महिलाओं की जरूरत को। अब महिलाओं का जरूरत दिखलाओ, क्या करने के लिए? लीगल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए उनको। इस बात को समाज समझ रहा है।
है ना, रिकॉग्नाइज किया है। तो ये थर्ड नंबर पे आ गया, पॉजिटिव बात बोले, महिलाएं के तरक्की को दिखाए, इतना परसेंटेज काम कर रही हैं, क्या क्या काम कर रही हैं, उनका लीगल और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, सब पॉजिटिव बात बोले। लेकिन जब बात आती है मदरहुड की, तब वहां पर इमोशनल और प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना। और क्या होता है, या और प्रभावित भी करता है किसे, तो ये तो बाद में ही आएगा, उनके प्रोफेशनल स्टेचर को। मतलब महिलाएं इतना काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही हैं, समाज भी ये बात को एक्सेप्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर चुका है कि महिलाओं को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है। लेकिन जब मदरहुड की बात आएगी तो वो वहां पर आप इमोशनल या प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस देखते हैं, और उनके प्रोफेशनल स्टेचर को भी ये प्रभावित करता है, जो कि लास्ट में होना चाहिए। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, बी सी ए डी ई। ओके, बी सी ए डी ई, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब देखेंगे, जवाब देंगे। फर्स्ट सेंटेंस किससे शुरू किए हैं, पहला सेंटेंस कौन हुआ, बी। ओके, पहला सेंटेंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, बी के बाद क्या आया था, सी। सी मतलब थर्ड ऑप्शन। ओके, क्लियर है, ये समझ में आ रहा। उसके बाद बी सी के बाद क्या था, ए, तब डी, तब ई। तो देखेंगे थर्ड सेंटेंस ए, फोर्थ सेंटेंस नहीं है, पहले लास्ट पूछ रहा है, लास्ट में कौन आया है, ई। फोर्थ सेंटेंस डी। ओके, क्लियर हो गया। आइए, अब इनके बाद कुछ फिलर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखिए, बोल रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव वर्ड चुनिए गिवन वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, सेंटेंस को फिल करने के लिए। ठीक है, आइए फिलर का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये देखो, एक ही गैप है और 5 वर्ड्स, 4 वर्ड्स यहां पर दिए हैं, कौन सा सही है या इनमें से कोई भी नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे पहले फिलर को बनाने के लिए हमारे पास ग्रामेटिकल अप्रोच लगाना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंसेप्ट लगाएंगे, उसके बाद ही वोकैब लगाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या ना, दिस लीफ हैज बीन टेकन आउट बिफोर, सेंटेंस खत्म हो गया। बोथ इन 2015 में, इन 2015 की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात बोल रहा है। बताओ, इन 2015, 2015 की बात कर रहे हैं, तो पास्ट का बात हुआ ना, ये क्या दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है। तो व्हेन द, कब, जब चाइनीज पीएलए सब्जेक्ट हो गया, इसको चाहिए वर्ब, और वर्ब चाहिए तो V2 में चाहिए, क्योंकि 2015 की बात कर रहे हैं, तो V2 में चाहिए, पास्ट में चाहिए। अब बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्या इंसिडुअस तो हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। वॉइड एडजेक्टिव को कहेंगे, खाली को कहेंगे, ये खाली, इसका मतलब खाली, एम्प्टी, ये भी नहीं होगा, है ना। ग्लीन, ग्लीन हो सकता है क्या, बता दो जल्दी से, नहीं। अच्छा, ये इंसिडुअस मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे आप इसे, डिसेप्टिव, छलिया, कपटी, है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। ग्लीन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ। इंट्रूडेड सही ऑप्शन हुआ V2, इंट्रूडेड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इंट्रूडेड का मतलब क्या होता है, चाइनीज पीएलए क्या किया, इंट्रूडेड किया, मतलब इंट्रूड किया मतलब घुसपैठ ही किया, है ना। कहां, सुमार में, लद्दाख में, यहां क्या किया, घुसपैठ किया, घुसपैठ करना। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, द फर्स्ट इज द केयरफुल डैश ऑफ द लॉ। अब यहां पर देखेंगे, केयरफुल हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखोगे तो एडजेक्टिव है। इसके बाद क्या चाहिए हमें, तो बेशक नाउन चाहिए। चाहिए क्या, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव के बाद नाउन। आपको मालूम है ना कि एडजेक्टिव का 2 यूज होता है, एडजेक्टिव को 2 तरीका से आप यूज करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है, एडजेक्टिव को ठीक पहले रखते हैं नाउन के, एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले रखते हैं। और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, क्या होता है, नाउन के बाद वर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। वर्ब जो होगा इसमें वो कौन सा होगा,
या तो बी फॉर्म का वर्ब होगा, इज एम आर वाज वर होगा, या नहीं तो वर्ब ऑफ सेंसेशन होगा। ये ध्यान देने वाली बात है यहां पर, वर्ब ऑफ सेंसेशन। ठीक है, तो ये केयरफुल के बाद हमें नाउन चाहिए। ये देखिए वेरिटेबल, ABLE मतलब हो गया एडजेक्टिव, कट गया। बोलो प्रूडेंट, समझदार, एडजेक्टिव, कट रहा है ऑप्शन। ये दो ऑप्शन तो आपका निकल गया। प्रेज, प्रशंसा को कहेंगे, किसे कहेंगे आप, प्रशंसा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है देखो, द फर्स्ट इज द केयरफुल डैश ऑफ द लॉ। लॉ को क्या करने की बात कर रहे हैं, तो स्क्रूटिनी करने की बात कह रहा होगा, नाउन है ना। टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए क्या, कि वेदर द गवर्नमेंट्स प्रपोजल एड्रेसेस अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि सरकार का जो प्रस्ताव है वह व्यक्त कर रहा है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या नहीं। तो इसको स्क्रूटिनाइज करेंगे तो केयरफुल स्क्रूटिनी करना पड़ेगा आपको। तो सही ऑप्शन क्या हो गया यहां पर, बी नंबर। प्रशंसा नहीं करेंगे आप, तो चेक करेंगे ना वो सही जा रहा है या नहीं, सरकार का जो प्रस्ताव है वो सही तरीका से काम कर रहा है या नहीं, तो इसका स्क्रूटनी करेंगे। और स्क्रूटनी कैसा करेंगे, तो केयरफुल होके, मतलब केयरफुल स्क्रूटनी, ये नाउन है। क्लियर हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ macroeconomic perspective, would these measures help generate revenue for Jammu and Kashmir and contain the dash fiscal deficit, dash fiscal deficit। अब ये फिजिकल डेफिसिट वित्तीय घाटा नाउन हो गया, हुआ क्या, बोलो। अब इसके लिए आपको चाहिए एडजेक्टिव। अब कैसा एडजेक्टिव लिखेंगे, कौन लिखेंगे एडजेक्टिव यहां पर, तो देखो ये डिराइव तो वर्ब हो गया, बहुत ही आसान था, ये कट गया है ना। वांटन मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव ही हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्रचंड को कहते हैं, तीव्र को कहते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट कैसा है, सबटल का मतलब भी एडजेक्टिव ही कहेंगे आप। किसे कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स को कहेंगे, जटिल को कहेंगे, किसे कहेंगे, जटिल को। तो ये ऑप्शन भी कोई मतलब नहीं दे रहा, वांटन भी कोई मतलब नहीं दे रहा। तो कैसा होगा फिजिकल डेफिसिट, ओमिनस होगा, मतलब ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, तो अशुभ। ऑस्पिशियस का उल्टा हो गया ओमिनस। तो ये फिजिकल डेफिसिट के बारे में आप क्या कहेंगे, अच्छा नहीं है, इसे कहेंगे आप अनप्लेजेंट। क्या नाम देंगे इसे, अनप्लेजेंट। आ रही है बात समझ में, इसे आप क्या नाम देंगे, अनप्लेजेंट। लिख दे रहा हूं थोड़ा इधर, अनप्लेजेंट। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया, एक नंबर। सही आंसर कौन है, एक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जम्मू कश्मीर फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 आर एब्सोल्युटली क्लियर। क्या क्लियर है, दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल है, सरकार इंश्योर करने में इंटर जनरेशनल इक्विटी को फिजिकल मैनेजमेंट में सुनिश्चित करने के लिए कि उसका जो बोरोइंग है is not reckless and does not crowd out private investment and that prudent housekeeping must be balanced। और वो जो हाउसकीपिंग है उसे बैलेंस किया जाना चाहिए, किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ, और किसके साथ, पर्सपेक्टिव्स के साथ, विचारधारा के साथ, आप कहेंगे अवधारणा के साथ, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो विलिफाई वर्ड को हटा दीजिए, बोलिए सही या गलत। विलिफाई मतलब क्या हुआ, ये वर्ब हो गया, इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना आप कहेंगे, क्रिटिसाइज करना, इंसल्ट करना या गाली देना, ये मतलब बनता है इसका। इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एक नंबर गलत हो गया। ठीक है, मेल वॉलेंट, मेल लग गया कहीं पर भी, मैल वॉलेंट, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, खराब से, दुष्ट से, है ना। दुष्ट को कहेंगे, खराब को कहेंगे मालवॉलेंट, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है। सरकमस्केप, सरकमस्केप भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, चौकन्ना से, चौकन्ना। अब बताओ क्या है, सस्टेनेबिलिटी एक ऑप्शन लिखा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू कंटिन्यू, एबिलिटी टू सस्टेन, है ना, ये क्षमता, एबिलिटी टू कंटिन्यू, कंटिन्यू रखने का,
तो अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर ये नाउन है तो यहाँ तो एडजेक्टिव आना चाहिए ना। एक्चुअली में सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव क्या करता है, कंपाउंडिंग नाउन का काम करेगा, है ना। दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बनाते हैं ना, उसी टाइप से। तो ये यहां पर क्या आना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी डैश एंड नॉट रिएक्टिव while making laws। मशीनरी जो है गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, हैज टू बी, या तो आपको भीतरी लिखेंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे, यही ना लिखोगे। एंड नॉट रिएक्टिव, और रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। तो आप बताइए हेडफुल मतलब क्या होता है, सतर्क, अटेंटिव। क्या होता है हेडफुल मतलब सतर्क, अटेंटिव, जैसे पे, टू पे हेड मतलब टू पे अटेंशन, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। होगा नो। लोड, लोड मतलब क्या कहते हैं, LAUD, लोड, LAUD, लोड। प्रशंसा को कहते हैं, प्रेस को कहते हैं, किसे कहते हैं, लोड मतलब प्रशंसा। ओके, अब देखो प्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन फ्राउट मतलब भरपूर, बहुत ज्यादा, कोई मतलब नहीं बन रहा है। एक ये देखो ATE लगा है, इसका मतलब ये वर्ब हो गया। विटुपरेट, व्हाट इज विटुपरेट, विटुपरेट मतलब होता है ब्लेम करना या इंसल्ट करना, ब्लेम करना या इंसल्ट करना। तो ये वर्ब तो चाहिए नहीं, V1 हमें, V1 है नहीं, क्या है ये V1 है, ये हमें नहीं चाहिए। यहां पर एक एडजेक्टिव चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप देखोगे सारा ऑप्शन इसमें गलत हो रहा है। तो कौन सा वर्ड होना चाहिए, आप कहेंगे कि अगर प्रोएक्टिव लिख दें तो क्या नहीं है, मीनिंग सही मिल जाएगा। क्या नहीं है, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ये वर्ड अगर लिख दिया जाए तो सेंटेंस सही बनेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, अब देखेंगे वर्ड स्वैपिंग के कुछ क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन बहुत आसान भी होता है ना, तो तुरंत बना लेते हैं हम लोग इसको। आइए देखेंगे, तुरंत बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो एडिशनली द डैश चेंज, पनिशमेंट्स चेंज किया, द इलिसिट ऑफ अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट की वैधता को कोई मतलब नहीं दे रहा, ना तो ए अपने जगह सही लग रहा है ना बी अपने जगह सही लग रहा है। अमेंडमेंट को और रिहैबिलिटेशन को, विच नॉट ट्रीटेड स्कीम, जो स्कीम ट्रीट किया कभी नहीं। क्या होना चाहिए, बोलो, ए को किससे चेंज करोगे, तो ए को चेंज करने के लिए आपके पास क्या है, इलिसिट से। इलिसिट अवैध, तो वो तो एडजेक्टिव हो गया, कोई मतलब नहीं। एक के जगह में ए को बी से नहीं बदलेंगे, ए को सी से बदल के देखो। द अमेंडमेंट्स, जो परिवर्तन है, अमेंडमेंट जो किया गया वो क्या किया, चेंज कर दिया। हो सकता है अमेंडमेंट का काम ही होता है संशोधन, किस लिए करते हैं, किसी बदलाव को लाने के लिए करते हैं। तो पनिशमेंट के जगह में क्या आना चाहिए, अमेंडमेंट, है ना। अमेंडमेंट जो संशोधन हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए ही करते हैं। तो चेंज किया है, इसका मतलब यहां पर अमेंडमेंट चाहिए। तो ए को कौन बदलेगा, ए के जगह में कौन आएगा, सी आएगा। तो ये देखिए डी लिखा हुआ है, AC कहां है, केवल यहां पर है। इसका मतलब यही आंसर होगा। आप चेक करके देख लो BD को भी। चेंज्ड द, क्या बदल दिया, ये जो अमेंडमेंट है बदल दिया, किसे बदल दिया, तो इसको बदल दिया। यहां पर अब सेकंड पोजीशन पे आ गया स्कीम, बी को डी से बदलने के बाद जो अमेंडमेंट है वो स्कीम को बदल दिया। किसका स्कीम को, तो पनिशमेंट के स्कीम को और रिहैबिलिटेशन को, विच नॉट ट्रीटेड इलिसिट, जिसे अब ट्रीट किया जा रहा है अवैध, इलिसिट। ओके, तो AC को बदलेंगे, A को C से और B को D से, दोनों पेयर को चेंज करेंगे, तब ये वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन सही हो पाएगा। अगला सवाल आइए, देखिए यहां पर एक है इकोइंग, एक वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड है यहां पर हेड्स, मेट, डिप्लोमैट, है ना। इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्री कमांडर सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के बाद आप क्या चाहिए, आपको वर्ब। वर्ब का है, डिप्लोमेट वर्ब है क्या, नहीं। इसका मतलब ए को बदलना पड़ेगा। ए को बदलेंगे तो ये दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें ए को चेंज कर रहा हो। वर्ब कहां पर है,
इकोइंग होगा नहीं वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब जब भी लेंगे बिना इज एम आर के वाज वर्ब के बिना V4 नहीं ले सकते। तो हमें या तो अब यहां क्या लिखोगे, या तो V1 या V2, है ना। कमांडर से प्लूरल है तो प्रेजेंट में लिखेंगे तो V1, पास्ट में लिखेंगे तो V2। इसका मतलब ए को किससे बदलेंगे, बी से बदलेंगे। मेट V2 लिखा हुआ है। इस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की आवश्यकता थी, वर्ब यहां पर बी है, तो ए को बी से बदलेंगे। ए को बी से बदलने वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पब्लिश्ड इन द जर्नल। जर्नल में पब्लिश्ड ही होता है ना। जर्नल में क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे। जर्नल में क्या होता है, प्रकाशित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपने जगह सही है। ए अगर अपने जगह सही है तो ए वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ये कट गया। ए वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ए को चेंज नहीं करना है। अब इसी दो में से कोई एक होगा, तो क्या है देखिए, इन द जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा रिवील्ड दैट, ये उजागर किया क्या, है ना। एक सर्वे क्या करेगा, रिवील ही करेगा। इस सर्वे के लिए वर्ब आया रिवील्ड दैट, ठीक है। ये बोलिए, वो भी सही है। इन्फेक्टेड टू द वायरस, ये सही है क्या, ये एक्सपोज्ड टू द वायरस, ये आ सकता है। लेकिन बी तो अपने जगह सही है, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर हो गया सी को डी से बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बी। कैसे हुआ, पब्लिश करेंगे जर्नल में, ए को चेंज नहीं करना है। ए को चेंज नहीं किए तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी कट गया। बी और ई को देखेंगे तो रिवील किया है, कोई सर्वे आया तो यही बात ना उस सामने रखेगा, तो वो रिवील ही करेगा सर्वे। इसका मतलब बी को भी चेंज नहीं करना है, तो अब तो एक ही ऑप्शन ही बचता है हमारे पास, सी को डी से बदल दें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Many scientists have compared that connectivity in the human brains is superior higher assumed। अब ये हायर है यहां पर एडजेक्टिव है ना, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। और इस एडजेक्टिव के लिए फिर ये सुपेरियर भी एडजेक्टिव तो नहीं लिखोगे, नहीं। इसका मतलब बी अपने जगह गलत है, तो बी वाले को चेंज करो। बी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें बी को बदलना पड़ेगा। अब बताओ बी को सी से बदलें या डी से बदलें, तो डी में हमारा एडवर्ब लिखा गया है। और बताइए, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराने के लिए एडवर्ब चाहिए। एक एडवर्ब भी होता है जो किसी एडजेक्टिव के अर्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बी को सी से नहीं बदलेंगे, बल्कि बी को डी से बदलेंगे। बी को डी से बदलेंगे तो अब तो ये दोनों ऑप्शन भी खत्म हो गया, सी से नहीं बदलेंगे, ये दोनों ऑप्शन भी निकल गया। आंसर इज डी, द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 20। लिंडा डेविडॉफ डिफाइंस इमोशन एज अ फीलिंग दैट इज के बाद बिहेवियर्स। क्या हो सकता है, कभी नहीं। दैट इज ये एक फीलिंग है जो क्या करता है, कवर करता है। फीलिंग कवर करता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। तो ए को किससे बदलोगे, सी से बदलोगे। एक फीलिंग है जिसे व्यक्त किया जाता है, एक फीलिंग है जिसे एक्सप्रेस किया जाता है। पैसिव में लिख रहे हैं, इसके बाद भीतरी एक्सप्रेस किया जाता है। ए को सी से बदलना है, ए को सी से, डी से नहीं, ए को डी से नहीं, बल्कि ए को सी से बदलना ही पड़ेगा। इसलिए ए सी एक ही जगह है, आंसर हो गया डी नंबर। ए को सी से बदलेंगे, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बोलिए, हो गया। अब देखिए 21 to 25 एरर का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एरर बोल रहा है ना कि किसी दो पार्ट में या एक पार्ट में एरर हो सकता है, आपको बताना है वो कौन दो पार्ट है जिसमें कि एरर दिया हुआ है। वो कौन कौन से ऐसे दो पार्ट हैं जिसमें एरर दिया हुआ है, या एक ही पार्ट में भी एरर हो सकता है। मतलब कहने का कहां कहां एरर है ढूंढो। तो देखिए यहां पे प्राइवेटाइजेशन सब्जेक्ट, मॉडल प्लस V1 वर्ब हो गया। दीज बैंक्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। टू ओवरकम नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन जब हेल्प वर्ब रहता है तो हेल्प के बाद
बेयर इन्फिनेटिव होता है तो टू नहीं होगा। याद है आपको वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? लेट, मेक, हेल्प, बिड, सी, वॉच, बिहोल्ड। इनके बाद आप 2+V1 नहीं लिखते हैं, केवल V1 बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। क्या चीज का इस्तेमाल होगा? बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है, बोलिए 2+V1 नहीं, केवल V1 बेयर इन्फिनेटिव चाहिए। तो देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव के लिए क्या करेंगे आप? 2 को हटाएंगे, मतलब बी पार्ट में गलती है। अगर बी पार्ट में गलती है तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन को हटा दीजिए, बी तो चाहिए ही चाहिए। अब बताएंगे सी में गलती है या डी में, तो आगे पढ़ेंगे। लो पे, शॉर्ट टेन्योर्स, पॉलिटिकल इंटरफियर गलत हो गया, इंटरफियर है वर्ब और ये है एडजेक्टिव। राजनीतिक हस्तक्षेप लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? इस इंटरफेयर के जगह पे क्या करेंगे? इंटरफेरेंस लिखेंगे, तो ये बन जाएगा नाउन। इंटरफेरेंस बन गया ना नाउन, और ये एडजेक्टिव पॉलिटिकल किसके लिए आया? तो इस इंटरफेरेंस के लिए आया, नाउन के लिए आया। ठीक है, तो हमारा मतलब ये हुआ कि बी में गलती था, ये टू नहीं होगा, और यहां पर ये इंटरफेयर नहीं होगा, मतलब बी एंड सी दोनों में गलतियां हैं। कहां कहां गलती है? बी एंड सी, बी एंड सी, इसमें भी गलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज RBI reported suggestion to the government to lower the government's equity stake in the banks it owns to 26% make eminent sense। पता चल रहा है आपको क्या कहां पर गलती है? बताइए, पता चल रहा है आपको क्या? नहीं, देखो मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या सजेशन? कैसा सजेशन? तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। रिपोर्टेड सजेशन, ये नाउन अपोस्ट्रोफियस नाउन, पूरा हो गया सब्जेक्ट। किसको? गवर्नमेंट को। क्या करने का? तो 2+V1 चाहिए, हमें चाहिए यहां पर क्या? ये जो लो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एडजेक्टिव, जबकि हमें क्या चाहिए? 2 के बाद V1 चाहिए, तो 2 लोअर लिखेंगे कम करने के लिए। लो सिर्फ लिखोगे तो एडजेक्टिव हो गया, हाई लो, है ना। लोअर करेंगे तो इसका मतलब कम करने के लिए, तो इस लो के जगह में लिखेंगे लोअर, मतलब बी में गलती है। अगर बी में गलती है तो ये ऑप्शन कट गया, ये 3 ऑप्शन आपका निकल गया। अब बी के बाद चेक करो सी या डी, किसमें एरर है? द गवर्नमेंट इक्विटी सेट, किसे कम करने का? सरकार के शेयर को। कहां? बैंकों में जो वह ऑन करता है। कहां तक? 26% तक। अब ये वर्ब आया मेक, ये इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन? ये सजेशन। इसको कहां मिला है अभी तक वर्ब? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सजेशन है सरकारों को ये बंद करने का, तो अभी तक तो वर्ब आया नहीं है। इट ऑन से जो लिखा गया ये तो इसके लिए आया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब लिखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए ये वर्ब जो सिंगुलर था, तो इसको क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब बनाएंगे, तो मेक्स लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बी एंड डी, बी एंड डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट, रेगुलेटरी ओवरसाइट शुड सी बैंक्स नॉट जस्ट सेपरेट। अब देखो ये नॉट तो सही जगह नहीं है ना, ये तो इधर आना चाहिए। जस्ट नॉट सेपरेट, एडवर्ब जो है नॉट को क्वालिफाई करा रहा है। रेगुलेटरी ओवरसाइट शुड सी बैंक्स जस्ट नॉट सेपरेट, मतलब महज उसे अलग नहीं देखना चाहिए। तो एक तो नॉट यहां पर आना चाहिए, एक गलती मिल गया। कहां मिला? बी में, तो ये गलत हो गया। ओनली सी, ऑल आर करेक्ट भी गलत हो गया। अब बी या बी एंड सी चेक कीजिए, या ऑल आर रॉन्ग। ऑल आर रॉन्ग तो है नहीं, क्योंकि रेगुलेटरी ओवरसाइट सब्जेक्ट, शुड सी वर्ब, ये सही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बताएंगे केवल बी या बी एंड सी बोथ।
बट और एंड दोनों कैसे होगा जी साथ में? कैसे हो सकता है बट भी और एंड भी? एंड सेम टोन को, दो क्लाउज को जोड़ेंगे, और बट अपोजिट टोन को जोड़ने के लिए आता है, तो बट और एंड दोनों साथ में आएगा नहीं। तो कौन सा आना चाहिए? नॉट जस्ट सेपरेट, यहां नॉट लिख दिया, ये नहीं बल्कि ये, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इस एंड को हटाएंगे, बट इन रिलेशन विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ संबंध में, न कि अलग। तो यहां पर एंड हटा दिए, बी में भी गलती, सी में भी गलती, आंसर हो गया हमारा बी एंड सी। ऑप्शन हो गया सी, बी एंड सी। क्लियर है? 24 नंबर देखिए, बैंक बोर्ड्स मस्ट बी फुल्ली प्रोफेशनलाइज्ड, एम्पावर्ड विथ टेकिंग ऑल बैंक रिलेटेड डिसीजंस एंड होल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। आपको दिख रहा है क्या कहां पर एरर है? कोशिश करने से जरूर बनेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, बैंक बोर्ड्स मस्ट बी, ये बैंक बोर्ड को क्या होना चाहिए? तो ये लिख रहा है आपको मॉडल प्लस बी प्लस उसके बाद प्रोफेशनलाइज्ड भी 3, और क्या होना चाहिए? तो दूसरा वर्ब एम्पावर्ड विथ, क्या चीज के साथ एम्पावर्ड होगा? तो ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आप लिखे ये जेरंड, ऑल बैंक रिलेटेड डिसीजंस को एंड। अब ये एंड किससे जोड़ेगा? इस जेरंड को किससे जोड़ेगा? दूसरे जेरंड से जोड़ेगा, तो होल्डिंग, ये क्या है? जेरंड। अब यहां पर ये एंड क्या कर रहा है? इस दोनों को जोड़ रहा है, इस दोनों को जोड़ रहा है, टेकिंग को और होल्डिंग को। तो कहां पर गलती हो गया? ओनली सी, ओनली सी, ऑप्शन नंबर 1, ओनली सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अनदर वाइटल रिफॉर्म, दूसरा वाइटल रिफॉर्म, सब्जेक्ट इज हो गया वर्ब, टू क्रिएट नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, क्या क्रिएट करने का? एक थ्राइविंग डेब्ट मार्केट को, टू लेट क्या करने के लिए? फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये बने बी प्लस बी 3, बी फंडेड थ्रू किसके माध्यम से? बॉन्ड्स के माध्यम से, और क्या करे? प्रिवेंट करे, है ना, प्रिवेंट करे किसे? फ्यूचर बिल्डअप ऑफ बैड लोन्स को। तो सब अपने जगह सही है, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, आज हम लोगों ने मॉक टेस्ट 9 में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एरर का क्वेश्चन से ये सेट को समाप्त कर रहा हूं। केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5, 6, 7 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 में से, उसी को छोड़ रहा हूं, और मैं लगभग 25 क्वेश्चंस हर मॉक टेस्ट का करा दूंगा। हर मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे। मतलब आप यूं समझिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को बस छोड़ करके बाकी सारे सेक्शंस को मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट कराऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।